अभी हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग पर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है, एक प्रत्यास्थ डोरी ए बी जिसकी लंबाई L है, उसका एक सिरा A स्थिर है तथा इसके सिरे B पर भार W बंधा हुआ है। तब डोरी की लंबाई 2L हो जाती है। डोरी के एक सिरे पर W भार बांध करके जब हम छोड़ देते हैं तो जो उसका स्थैतिक विस्तार है वह भी L हो जाता है। स्वाभाविक लंबाई भी L है और स्थैतिक विस्तार भी L है। इस प्रकार से उसकी लंबाई 2L हो जाती है। यदि एक W/4 भार B से बांध दिया जाए तथा एक के तल से डाला जाए तो सिद्ध करो कि सरल आवर्त गति का आयाम 3L/4 है। यह है 2L दूरी तक गिरता है और गति का आवर्तकाल ये होगा। देखिए जरा इधर चित्र की तरफ कि A है, उसको डोरी को हमने A बिंदु से बांध दिया। डोरी को A से बांधने के बाद में B तक की जो उसकी लंबाई है वह स्वाभाविक लंबाई है। A से B तक की जो लंबाई है वह L लंबाई है। अब पहली स्थिति है, उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि इस दूसरे सिरे के ऊपर W बार बांध करके और उसको छोड़ देते हैं। W बार बांध करके जब छोड़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि जब उसकी साम्यावस्था आएगी तो उस साम्यावस्था के अंदर उसका जो स्थैतिक विस्तार है वो भी L हो जाएगा और डोरी की पूरी लंबाई 2L हो जाती है। चलिए थोड़ा हल करें। माना W बराबर mg। चूँकि W बार बांधने से डोरी की लंबाई L से बढ़ करके 2L हो जाती है। डोरी की लंबाई L से बढ़ करके 2L हो जाती है और तब डोरी का स्थैतिक विस्तार L हो जाता है और तनाव बल लैम्डा बराबर 2L कुल लंबाई है, उसमें स्वाभाविक लंबाई घटा दी, स्वाभाविक लंबाई का भाग लगा दिया। तो इस तरह से तनाव बल जो होगा वो mg होगा, क्योंकि उसके ऊपर भार जो मानना है W उसको हमने mg मान लिया। तो mg बराबर लैम्डा इंटू L/L, अर्थात लैम्डा बराबर mg। डोरी का इससे प्रत्यास्थ मापांक आ जाएगा। अब डोरी के B सिरे पर W/4 यानी mg/4 भार बांध दिया जाता है, तब स्थैतिक जो तनाव बल होगा वह कितना होगा वो देखते हैं। स्थैतिक अवस्था जब mg/4 बार बांध देंगे उस समय हम देखेंगे तो mg/4 बराबर लैम्डा इंटू, मान लीजिए स्थैतिक विस्तार B है तो B/L। चूँकि लैम्डा का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं इसलिए लैम्डा का मान जब इसमें वापस रखेंगे तो लैम्डा बराबर जब mg रखेंगे mg कैंसिल हो जाएगा और B बराबर आएगा L/4। जब हमने W बार बांधा है तो उसका स्थैतिक विस्तार हुआ L और जब हमने W/4 बार बांधा है, चौथाई बार बांधा, तो उसका स्थैतिक विस्तार हो गया L/4 तथा लैम्डा का मान आया mg। अब इस कण को जिसका भार W/4 है A पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। यहाँ हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है कि A के तल से डाला जाए, B पर बांध करके कण को और A पर ले गए, डोरी ढीली हो गई और यहाँ ले जाकर के उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे ही कण को यहाँ से छोड़ेंगे कण नीचे गिरेगा और B बिंदु तक गिरेगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन। यहाँ पर आते आते उसका वेग हो जाएगा और कण नीचे जाने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे डोरी में तनाव बल विस्तार बढ़ेगा, तनाव बल बढ़ता जाएगा। जितना नीचे जाएगा उतना ही तनाव बल बढ़ जाएगा और मान लीजिए वह C पर आते आते उसका जो वेग है, ये C तो उसका साम्यावस्था का बिंदु है। आगे हम देखेंगे इसका जो नए चित्र में कि C से नीचे तक जाएगा, फिर वो साम्यावस्था तक तो वैसे ही आना है, उससे नीचे तक जाएगा और मान लीजिए D पर आकर के इसका वेग 0 हो जाता है। जब D पर आ गया कण, उसका वेग 0 हो गया तो यहाँ से कण वापस उठेगा ऊपर, क्योंकि उस समय उसका तनाव बल ज़्यादा है और नीचे mg कम है और इसलिए तनाव बल ज़्यादा होने के कारण से कण D से ऊपर की तरफ वापस चलेगा और इस प्रकार से कण ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। और देखते हैं कण की गति कैसी होती है और उसका आयाम वगैरह गति का सलावत गति कैसे होती है, आगे देखते हैं। अब इस कण के ऊपर W/4 बार बांध करके A के ऊपर ले जा करके छोड़ा जाता है। A पर ले जा करके छोड़ा तब A से B तक गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कण की गति होगी। अतः न्यूटन की गति का जो समीकरण है v² = u² + 2iGh, कण नीचे गिर रहा है इसलिए प्लस 2iGh। यहाँ f जो होता है उसका मान नीचे की तरफ आएगा तो प्लस g, ऊपर जाता है कण तो माइनस g। और ये दूरी जो h है
वह ए से बी तक की जो एल है दूरी वो आ जाएगी। प्रारंभ में ए बिंदु पर वेग उसका शून्य है, यानी यू का मान शून्य है, और बी बिंदु पर वेग इससे हम यदि वी बी मान लें तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2hgl। एच की जगह एल लिख दिया मैंने, और बाद का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य लिख दिया मैंने यू की जगह, और बी के ऊपर जो वेग है उसको मैंने वी बी लिख दिया। तो वी बी के यानी वी बी बराबर आ गया √2hgl। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लेमडा का मान जो आया गया lmg। इक्वेशन नंबर 2 उसका स्टैटिक विस्तार, जब W/4 भार बांध दिया जाता है तो स्टैटिक विस्तार आता है L/4। बी से सी तक की दूरी L/4 है, तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय ए से बी तक जब गिरेगा तो तय जो समय लगेगा वो आ जाएगा v = u + gt से। v उसका प्रारंभिक वेग 0 है, और बाद का वेग जो vb है, और u जो उसका प्रारंभिक वेग वो 0 है, और t = t1 मान लेते हैं हम, इसका टाइम t1 लगता है, तो t1 का मान आ गया, जिसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। जरा आगे बढ़ते हैं। माना कण नीचे d तक गिरता है। अब जब ए से जब कण को हमने छोड़ दिया तो कण नीचे आया स्वाभाविक लंबाई तक, ये आया स्टैटिक विस्तार तक, और अब इसके नीचे जाएगा तो देखिए कहाँ तक आके डी पर, और डी पर आते आते इसका वेग 0 हो गया। डी पर आते आते वेग 0 हो गया। 0 होने के बाद में कण वापस ऊपर उठेगा, क्योंकि ऊपर तनाव बल है, और तनाव बल ऊपर है तो ऊपर जाएगा। मान लिए किसी समय टी पर ये पी बिंदु पर पहुंचता है, जिसकी जो बल केंद्र सी है उससे दूरी कितनी है, x है। देखते हैं क्या होता है। डी तक गिरता है तथा पुनः तनाव बल के कारण से ऊपर उठता है, वह किसी समय पी पर पहुंचता है जहां सी पी बराबर x है। तो कण की तनाव बल के अधीन गति का समीकरण क्या होगा। ये तो आ गया m, और ये आ गया त्वरण mx डबल डॉट। m बराबर m/4 है इसमें, और इसलिए m/4 × x डबल डॉट बराबर, चूंकि तनाव बल तो ज़्यादा है और mg कम है, इसलिए तभी कण ऊपर की तरफ जाएगा। तो t - mg/4, m/4 मास है उसका, इसलिए mg/4 w/4 होने के कारण से mg/4 घट गया t में से, और इतना बल ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए कण ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो x घटेगी, जो x हमने लिया है, और x घटेगी इसलिए इस निशान नेगेटिव, और इसको हमने वापस लिख दिया mg/4 - t लिख दिया। अब देखिए, परंतु तनाव बल कितना होगा। तनाव बल बराबर होगा लैम्डा × विस्तार। विस्तार देखिए L/4 तो पहले से स्टैटिक विस्तार है, और x और हो गया L/4 + x/L। खोल दिया इसको, देयरफॉर t बराबर mg/4, लेमडा का मान पुट कर दिया जो हमने निकाला उधर पीछे, mg/L। L नीचे से इधर बाहर आ गया, लेमडा बराबर mg रख दिया, और ये L/4 + x है। ये तनाव बल आ गया। तनाव बल की जगह इसमें मान पुट कर दिया mg/4, और फिर माइनस t बराबर ये mg/L × L/4 + x, ये हमने तनाव बल की जगह मान रख दिया। अब ये जब खुलेगा, ब्रैकेट खोलेंगे, L से L कटेगा तो mg/4 - mg/4 दोनों कैंसिल हो गए, बच गया कितना mgx/L। इधर भी m/4 है, इधर mgx/L है, इसलिए m भी कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज x डबल डॉट इक्वल टू -4g/L × x, माइनस ये 4 गुना में आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, -4g/L × x। इस 4g/L को मैं एक बार म्यू कह देता हूँ, देयरफॉर x डबल डॉट इक्वल टू -μx। इसको समीकरण नंबर 5 कह दिया। और ये कण की गति सरलावर्त गति है, इसलिए कण की गति कैसी है, तनाव बल कहते हैं, सरलावर्त गति है। इस सरलावर्त गति का बल केंद्र सी है, तथा यह है डोरी में तनाव बल के अधीन गति है। तो बी से डी तक, वह पुनः डी से बी तक, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगी, डी से बी तक जब कण जाएगा या बी से डी तक आएगा तो डोरी में विस्तार रहेगा, और डोरी में जब विस्तार रहेगा ऊपर इसके ऊपर स्वाभाविक लंबाई है, तब तक तनाव बल के अधीन रहेगा कण। और तनाव बल के अधीन जो गति है वो सरलावर्त गति जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में लिखी है, ये उसके लिए गति का समीकरण रहेगा। जो बी से डी तक वह पुनः डी से बी तक, और यहाँ से यहाँ और वापस गिरे तो यहाँ से यहाँ, ये तनाव बल के अधीन। बी से ऊपर जाने पर डोरी ढीली हो जाएगी, और डोरी में तनाव बल 0 हो जाता है। अब देखिए 5 नंबर समीकरण जो गति का समीकरण, उसको हल करते हैं। इसको लिख दिया v/dv/dx, समाकलन किया तो ये आ जाएगा v²/2, ये आ जाएगा μx²/2 कट गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी, b पर x बराबर इस साइड में माइनस का L/4, और वेग v बराबर कितना था, vb जो हमने पीछे निकाल रखा √2hgl, समीकरण नंबर 3 में दोनों के मान पुट कर दिए तो c1 का मान आ गया। ये c1 बराबर देखिए इसको कैसे, √2gl vb का मान है, होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर कर दिया हमने, और इसका मान पुट कर दिया हमने x का, x - L/4 है, वर्ग होकर के हो गया L²/16, दोनों के मान रख दिए इसमें v और x के, प्लस का c1 है। इधर देखिए ये 2gl हो गया बराबर माइनस म्यू का मान भी पुट कर दिया,
एल स्क्वायर बाई 16 है और प्लस C1। अब इसमें वापस कटेगा, एक एल कट जाएगा, इधर आएगा -4GL/16 और इधर है 2GL। 4 से 16 काट दिया, नीचे 4 रह गया, 2GL है, उधर जाएगा, ये प्लस का 1/4GL हो गया, एल कटने के कारण से नीचे 4 बचा तो GL/4 हो गया, बराबर हो जाता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, GL आ जाएगा तो आ जाएगा 9/4GL और ये C1 का मान आ गया। C1 का मान हमने इसमें वापस रख दिया तो हमारे पास ये आया V² दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू का मान रख दिया 4G/L इंटू x² एंड प्लस C1 का मान रख दिया 9/4GL, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। यदि कण नीचे D तक जाता है जहाँ V बराबर 0 हो जाता है, x बराबर CD हो जाती है। देखिए यहाँ से x बराबर तो CD हो जाएगा, D पर वेग शून्य होने के कारण से x ये इतना विस्तार हो जाएगा, इसलिए x बराबर तो कितना है CD है और वेग इस यहाँ पर कितना है 0 है, दोनों इसमें रख दिए, वेग का मान 0 रख दिया, x की जगह CD रख दिया तो 0 बराबर -4G/L, x की जगह CD² एंड प्लस 9/4GL। इसको उधर ले गए, प्लस हो गया, देयरफॉर CD² दिस इज इक्वल टू 9GL/4 तो है, उसका इधर भाग लगाएंगे तो L ऊपर चला जाएगा, 4G नीचे आ जाएगा और इसमें जब देखा G कैंसिल हो गया, 9/16L²। CD² बराबर 9L²/16 है, इसलिए CD बराबर 3/4L। अब देखिए पहले पहला जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, उसके अंदर पहला जो पार्ट है वो दे रखा है कि ये सरल आवर्त गति का आयाम क्या है। तो सरल आवर्त गति का आयाम हमने देखा, जब बल के अंदर C है उससे नीचा जहाँ कहाँ तक जाकर के इसका वेग शून्य होता है तो ये आयाम हो गया, और ये आयाम हम CD जो है निकाल चुके हैं और ये CD का मान है 3L/4 और हमें यही सिद्ध करना था। बल के अंदर C से D की दूरी CD बराबर 3L/4 है, जो कि सरल आवर्त गति का आयाम है। दूसरे में क्या निकाला था कि कण कितना गिरेगा, ऐसे कण A से जो गिरेगा वो A से B तक स्वाभाविक लंबाई, फिर B से C तक स्थैतिक विस्तार और फिर C से D तक, कुल D बिंदु तक गिरेगा, A से लेकर के D तक AD दूरी गिरेगा, और AD दूरी को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, AB प्लस BC प्लस CD। AB बराबर L है, BC बराबर स्थैतिक विस्तार L/4 है, CD हमने अभी निकाली है 3L/4। इस प्रकार से 2L हो गई, और यही हमें सिद्ध करना था कि कण कुल कितनी दूरी तक गिरेगा। और अब एक दोलन का समय और पूछा है, तो माना कण द्वारा B से D तक और वह D से वापस चलने के बाद में लिया गया समय D से B तक, B से D और वापस D से B तक लिया गया समय T2 है, तो 6 से जो 6 नंबर समीकरण हमने लिया है उससे वापस हम लिखेंगे V² इज दिस इक्वल टू ये, इसमें 4G/L कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 9L²/16 माइनस x²। इधर हमने V की जगह लिखा है dx/dt होल स्क्वायर पड़ा है, अब होल स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया तो इधर रूट आ गया, माइनस का निशान उसी तरह से x के घटने के कारण से ले लिया तो इधर आ गया √4G/L और √3/4L² माइनस x²। इससे हम डिवाइड कर देंगे x की साइड में और इधर dt उधर ले जाएंगे। अब थोड़ी लिमिट लगाते हैं, D से चल करके कण और वापस B पर पहुंचता है तो D पर देखिए ये x जो है नीचे की साइड में, इसलिए D की साइड को पॉजिटिव लें तो D तक 3L/4 और B तक C से L/4 दूरी है स्थैतिक विस्तार, इसलिए माइनस, क्योंकि एक साइड में दूरी प्लस में लेंगे तो दूसरी साइड में दूरी माइनस में, और इधर ये नेगेटिव साइन पड़ा है। और T2 हमने जो टाइम लिया उसको T2 लिया है तो 0 से T2 dt। देखिए इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाता है sin इनवर्स x/3L/4, लिमिट्स हमने इसकी लगा दी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस √4G/L और T2। इस प्रकार से T2 बराबर, इसको हम इधर ले आएंगे, ये मान आ गया माइनस L/4G और अंदर आ गया साइन इनवर्स, जब हम इसको L/4 रखेंगे तो ये कैंसिल होकर के साइन इनवर्स -1/3 इतना ही बचेगा, L से L कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और जब हम इसका मान 3L/4 रखेंगे 3L/4 से 3L/4 कटेगा, साइन इनवर्स 1 आएगा और साइन इनवर्स 1 बराबर होता है π/2, इसलिए T2 बराबर आ गया, माइनस कॉमन लेकर के काट दिया π/2, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस होता है साइन इनवर्स थीटा, इसलिए -12 आ गया, दोनों का माइनस कट गया, देयरफॉर प्लस साइन इनवर्स 1/3, और ये जो बाहर पड़ा है L/2 को बाहर कर दिया रूट के तो L/G 1/2 √L/G, ये 7। अब अतः कण द्वारा A से गिरा था कण A से D, वह पुनः D से A तक संपूर्ण एक दोलन का समय बराबर 2 टाइम्स T1 प्लस T1। T1 तो था A से लेकर के और B तक का समय, और ये समय हम निकाल रहे हैं, ये है B से D तक का समय, पुनः को काट देते हैं, D से B तक चलने का समय हम लें T2, तो अब B से चलकर D तक आएगा और वापस D से B तक जाएगा,
एक दोलन पूरा करेंगे तो वापस भी जाएगा, इसलिए इसको डबल कर दिया हमने 2। और ये समय सिर्फ बी से डी तक लिया गया, T2 मान लिया, फिर डी से बी तक जाएगा तो वापस T2 हो जाएगा, इसलिए डबल कर दिया। कुल एक दोलन का समय 2 × T1 + T2, उनका डबल कर दिया। तो T1 का मान रख दिया, T2 का मान रख दिया, डबल कर दिया और इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया। देखिए 2√2 √L/g, यहाँ पर √L/g को बाहर निकाल दिया तो यहाँ आ जाएगा 2√2। और इसमें देखिए एक 2 कैंसिल हो जाएगा π/2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा sin इनवर्स 1/3। अब यदि हम एक 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे बाहर तो देखिए जो अंदर बचेगा उसको अंदर ले गए रूट में तो 4 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो नीचे का 2 है और ऊपर का जो 2 था उसको अंदर गुणा कर दिया तो 4√g और प्लस पाई और प्लस 2 sin इनवर्स 1/3। और यही सिद्ध करना था। एक दोलन का समय 4√2, बाहर तो √L/4g और ब्रैकेट में आएगा 4√2 + पाई + 2 sin इनवर्स 1/3 और यही सिद्ध करना था। थैंक यू।